नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर जो पहला विदेशी आक्रमण किया था वो आक्रमण किया था ईरानियों ने। ध्यान रखना बच्चों, हम पहला आक्रमण जोड़ देते यूनान से। यूनान ने नहीं किया था, ईरान ने किया था। ईरान का कौन था? दारा फर्स्ट। इसे क्या कहते थे? कोडोमोनास। कोडोमोनास। किसने आक्रमण किया था? ईरान की राजधानी क्या थी? पर्शिया या क्या थी? पर्श पोलिश। पर्श पोलिस। तो भारत पर जो पहला आक्रमण किया था वो ईरानियों ने किया था। पहली बात, ईरान, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये ईरान, ये ईरान, इराक, और ये आपका यूनान, ग्रीस, ग्रीक और टर्की। इस तरह से समझ लो। भारत पर जो दूसरा आक्रमण किया है वो दूसरा आक्रमण किया है सिकंदर ने। सिकंदर कहाँ का शासक था? यूनान का। कहाँ का था? यूनान का। यूनान का। सिकंदर सिकंदर का टाइम पीरियड है 335 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व। सिकंदर के पिता कौन थे? फिलिप। सिकंदर पिता फिलिप कहाँ के शासक थे? मकदूनिया। मकदूनिया के शासक थे। सिकंदर की माता का नाम क्या था? एथेना। ये कौन थी? सांपों की देवी। ऐसा कहते थे ये तीसरी चौथी पत्नी थी, सांपों की देवी थी, सांपों के साथ खेलती थी। गुरु अरस्तु। अरस्तु का गुरु प्लूटो। प्लूटो का गुरु सुकरात। और सुकरात को था दार्शनिक जिसे जहर का प्याला देके मारा गया। इसका राज्याभिषेक सिकंदर का राज्याभिषेक राज्याभिषेक कब हुआ? 335 ईसा पूर्व। सिकंदर का जन्म कब हुआ? जन्म हुआ है 356 ईसा पूर्व। ठीक है, यहां तक मेरी बात। अब बात कर रही हूं मैं आपको सिकंदर के आक्रमण। सिकंदर ने आक्रमण ही क्यों किया? किस लिए आया? और क्या ये भारत में रहा था? क्या इसने भारत में आक्रमण किया था? क्या वर्तमान भारत की किसी भी जगह पे रहकर गया है? नहीं। देखो, यहाँ देखो, बात करो। देखो, ये भारत, ये पूरा भारत, अखंड भारत, पूरा भारत। सिकंदर कहाँ का शासक था? यूनान का। यूनान से कहाँ आया? ईरान। और ईरान से कहाँ आएगा? भारत। भारत आएगा। अब सिकंदर ने क्या किया भारत पर आक्रमण करने के लिए? देखो, कुछ बातें समझो। एक वंश था हर्यक वंश। हर्यक वंश का राजा था बृहदत्त और इसकी राजधानी थी राजगृह। राजगृह। ठीक है, इतनी सी बात। इसके बाद अजातशत्रु हुआ, बिंबिसार हुआ, अजातशत्रु हुआ, दर्शक हुआ, वो सब बातें लाइन से। पर एक बात, राज्य बसाया इसने, ये हर्यक वंश का संस्थापक था। और यहां तक दूसरा राजा कालाशोक, वो कहाँ का था? शिशुनाग वंश का। इसने थोड़ा साम्राज्य और फैला दिया। शिशुनाग वंश, वैशाली इसके समय राजधानी, फिर पाटलिपुत्र राजधानी हो गई। और बात करूं मैं तो नंद वंश, और नंद वंश का संस्थापक था सुनंद, और अंतिम राजा था। अब सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का राजा कौन था? घनानंद। और मगध साम्राज्य पूरा ये यहां से यहां तक फैल चुका। क्लियर मेरी बात? यहां से यहां तक मगध साम्राज्य फैल चुका था। सिकंदर ने आक्रमण की योजना बनाई। सिकंदर इधर जीतता हुआ आ गया। सिकंदर ने यहां पर आक्रमण किया। यहां दो महाजनपद थे। एक का नाम था कंबोज और एक का नाम था, बताओ आप, गांधार प्रदेश। कौन सा? गांधार। गांधार की राजधानी बताई थी मैंने, तक्षशिला। और तक्षशिला का एक राजा था आम्बी। आम्बी, आम्बी, आम्बिक। यह आम्बिक था ना, ये विलासी प्रवृत्ति का था, अयोग्य शासक था, डरपोक शासक था।
इसको शराब, सुरा और शबाब रोज चाहिए और रोज नहीं चाहिए। सिकंदर को पता चल गया ये कमजोर शासक है, कमजोर शासक, इसकी कमजोरियों का पता लगाया और इसने सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। आम्बी ने स्वीकार करने के साथ कहा, घर का भेदी लंका ढाए, पूरे भारत की जो राजा पूर्व से लड़ाई करेगा उसकी सारी जो अच्छाई और बुराई थी वो सिकंदर को बता दी। ऐसे कोई दूसरा आके राजा आक्रमण नहीं कर सकता। अधिकांश घर बर्बाद क्यों है? घर की लड़ाइयों के कारण। पड़ोसी की लड़ाई, समाज की लड़ाई से कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता, नुकसान नहीं हो जाता, पर परिवार की लड़ाई होती ना तो बंदा 50% वहीं टूट जाता है। तो यही इसने तोड़ने का काम किया आम्बी ने। आगे कहां जाएगा ये? यहां तक्षशिला, और तक्षशिला के एक गुरुजी थे, यूनिवर्सिटी तक्षशिला, और यहाँ के गुरुजी थे जिसका चाणक्य नाम था, कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी नहीं कहते हैं। ये गुणी के बेटे थे, गुणी के बेटे थे। ये जन्म लिया ना इन्होंने चाणक्य ने तो एक दांत लेके पैदा हुए थे। तो इनके आज भी कोई दांत लेके पैदा होता ना, हम लोग सोचते हैं ये अशुभ है। इनके माता पिता ने क्या किया? दांत निकला दिया, बाय बर्थ दांत। ये ज्योतिषी के पास गया, ज्योतिषी से पूछा कि इसके दांत आया था और हमने निकला दिया कि ये राजा पैदा हुआ था, राजा। कौन सा पैदा हुआ? राजा। और अगर तुमने इसका दांत निकला दिया तो अब ये राजा बनाएगा? राजा बनेगा नहीं। मेरी बात समझ में आ गई? ये तक्षशिला का जो मास्टर था ना, ये टिकट कटा के यहाँ गया, रेलवे का टिकट कटवाया और कटवा के कहा गया? घनानंद के पास गया। घनानंद उस समय बिजी चल रहा था, सुबह से बेचारा गया, 7:30 बजे ट्रेन पहुंच गई वहां पे, शाम का रिटर्निंग टिकट भी लेके गया था। 1 घंटा 2 घंटा अंदर चिट्ठी भिजवाई कि भाई वो फलाने फलाने माँ साहब आए चाणक्य, क्योंकि उनको एंट्री चाहिए। और वहां तो अंदर चल रहा, अंदर काम चल रहे वहां तो अच्छे से, मुजरा चल रहा वहां तो अंदर। गुरुजी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 3:30 बज गई यार, कहाँ तक वापस भी तो जाना, रिटर्निंग टिकट था अपना। तो अंदर चले गए गुरुजी, धक्का देके गेट खोल के। जैसे अंदर गए वहां तो गाने चल रहे, तेरा नैन वैन सब उजड़ा। अरे वो जाके बोले, ए राजा, ए घनानंद, ए घनानंद, मेरी बात सुन ले। ए कौन है तू? घुमा के पटक दिया ना तो बामण की चोटी खुल गई। अब कुछ भी हो जाए चोटी नहीं खुलनी चाहिए। प्रतिज्ञा ले ली, इस बालक को जब ही बांधूंगा जब तेरा सर्वनाश करूं, वरना स्ट्रेटिंग करा के रख लूंगा। समझ गए होंगे तुम लोग? कभी बाल नहीं बांधूंगा जब तक घनानंद का समूल नाश नहीं कर दूंगा। पर यह बात चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं बताई। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को रीजनिंग भी सिखाई, जीके भी पढ़ाया, मैथमेटिक्स और करंट अफेयर्स, साइंस, सारे सब्जेक्ट में पारंगत किया। फिर भी चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य के पास ऐसी विद्या थी जहर देने की, टाइप ऑफ जहर, मैनी टाइप ऑफ जहर। कैसे दिया देखो। चंद्रगुप्त मौर्य को यह बात नहीं बताई कि घनानंद ने मेरा अपमान किया है। अगर वो ये बता देता तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु का बदला लेने में रह जाता और वो सिकंदर से बदला लेना। चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने योजना बनाई कि हमें इसके खेमे में घुसना है और इसको भारत में बढ़ने से रोकना है। किसको? सिकंदर को। सिकंदर के खेमे में घुसा चाणक्य, एक सैनिक को मारा और उसकी ड्रेस वेशभूषा को ले लिया और खेमे में अफवाह फैला दी। अफवाह क्या थी? अफवाह ये थी कि जो भी यहाँ भारत की नदियां पार करेगा उसकी तो मृत्यु निश्चित है, उसकी तो मृत्यु निश्चित है। चाणक्य जहर देने में अव्वल था। जहर 5 दिन, एक ऐसे ऐसे जहर होते थे, आज दिया 5 दिन बाद मृत्यु, फिर दूसरा जहर 7 दिन बाद मृत्यु, तीसरा जहर 1 महीने बाद मृत्यु, ऐसे जहर देते थे।
खाने में जहर मिला के एक सैनिक को दे दिया क्योंकि वो नदी पार करने की कोशिश कर रहा था और उसके 7 दिन बाद मृत्यु होगी और झट से अफवाह फैला दी, देखो मैंने कहा था ना ये मर गया। वो एक याद होगी बात तो कहीं अफवाह फैलती है, गणेश जी दूध पी रहे हैं, पत्थर पानी में तैर रहा है। अफवाहों का जोर भारत में तो बहुत तेजी से चलता है। एक वो चोटी काटने का, रात में छोरियों की चोटी काटते थे, एक घर के बाहर हाथ फैला लगाते थे थप्पे, तो अफवाहों का जोर। और चाणक्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने अफवाह प्रूफ भी कर दी, अफवाह प्रूफ भी कर दी, और वहां पर क्या हो गई, उस सैनिक की मृत्यु हो गई। ऐसे धीरे धीरे सैनिकों को जहर देता और सैनिक मरते जाते, और चंद्रगुप्त जो सिकंदर थे उसके सैनिक डरने लगे, अब तो नदी पार नहीं करेंगे, अब तो नदी पार नहीं करेंगे। आई बारी सिकंदर की। सिकंदर ने कहा नहीं हम युद्ध लड़ेंगे, हम घर नहीं जाएंगे। पर सैनिकों ने कहा नहीं आप युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम तो घर जाएंगे। बेचारे कोई नई शादी करके भी आया होगा, कोई कमारा भी आया होगा, किसी की गर्लफ्रेंड भी होगी, किसी की माँ भी होगी। उस समय वीडियो कॉलिंग थोड़ी चलता था कि तू क्या कर रही है, सब्जी बना रही है कि सेल्फी भेज। बेचारे वो भी घर जाने के लिए तरस रहे थे। सैनिकों ने साफ मना कर दिया कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर सिकंदर को जहर दिया था, धीमा धीमा जहर। उस जहर का असर कुछ समय बाद हुआ था और बेबीलोन इराक में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु आंत्र ज्वर के कारण, सिकंदर की मृत्यु आंत्र ज्वर के कारण बेबीलोन इराक में हुई थी, टाइफाइड। इतनी सी बात। अब हुआ क्या, यहां तो हमने बात कर ली। सिकंदर आक्रमण करने आया, आक्रमण कहाँ करेगा, झेलम नदी पे। ये झेलम नदी, मुझे बताओ बाढ़ में क्या झेलम नदी को पार किया जा सकता है, संभावना ही नहीं है। सिकंदर क्या लेके आया, घोड़े। राजा पुरु के पास क्या थे, हाथी। घोड़े की ऊंचाई ज्यादा कि हाथी की, हाथी की। कौन किससे दबके रहेगा, हाथी से दबके घोड़ा रहेगा। क्या घोड़ा इस झेलम नदी को पार कर सकता था, क्या नहीं कर सकता। परंतु जो इतिहास हम पढ़ते हैं, ये पश्चिमी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, उन्होंने बताया कि राजा पोरस इस युद्ध को हारा था, जबकि राजा पोरस किसी भी कीमत पे इस युद्ध को हारी नहीं सकता, क्योंकि बारिश के दिनों में ये लड़ाई हुई थी और उस समय झेलम नदी उफान पर थी और उस उफान को ये पार नहीं कर सकते थे और सैनिक ऑलरेडी उसके नदी पार करने से डरे। यहां तक मेरी बात क्लियर। एक युद्ध आया था, एक युद्ध था, युद्ध का नाम क्या था, झेलम का युद्ध। कौन सा युद्ध, झेलम का युद्ध। दूसरे युद्ध का नाम क्या है, इसी युद्ध का दूसरा नाम क्या है, इसी युद्ध का दूसरा नाम है हाइडेस्पीच का युद्ध। ये युद्ध कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये कौन सी नदी, एक नाम और इसका, वितस्ता, नदी के किनारे हुआ था। भारत का पहला ऐतिहासिक युद्ध था। किस किस के बीच हुआ था, ये हुआ था सिकंदर और किसके मध्य हुआ था, राजा पुरु के मध्य हुआ था। पूर्व पोरस पहले पोरस के साथ, चंद्रगुप्त के साथ कोई युद्ध नहीं होगा, राजा पोरस के साथ युद्ध हुआ। अब राजा पोरस क्या हुआ, इस युद्ध को हार गया, युद्ध को हार गया। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार राजा पोरस इस युद्ध को हार गया, तो हार के पकड़ के लाए उसको। सिकंदर ने बोला बोल तेरे साथ क्या किया जाए, बोल तेरे साथ क्या किया जाए। तो राजा पुरु और पोरस ने क्या कहा, पुरु और पोरस एक ही है। राजा पोरस ने क्या किया, मेरे साथ वही व्यवहार करो जो हारे हुए राजा के साथ किया जाता है, मार दो मुझे, काट दो। बहादुरी का सम्मान बहादुरी करता है। और चंद्रगुप्त राजा पोरु की इस बहादुरी को देखकर सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ और उसे सामान, राजपाट और सारा वस्त्र वस्त्र देकर, अब क्या हुआ, सिकंदर की पत्नी थी, बहुत खूबसूरत थी। अब वो उसको देख रही, इसको, राजा पुरु को, क्योंकि वो भी बलशाली सुंदर बढ़िया राजा, उसको देख रही। सिकंदर ने कहा जगह मत, राखी बन, राखी बन। क्या बन गया, अल्लाह। तो आधा साम्राज्य तो मिलना ही था और सिकंदर ने अपना प्रतिनिधि सेल्यूकस को यहाँ पर छोड़ दिया और वही भारतीय साम्राज्य का प्रतिनिधि
एक और बात, सिकंदर भारत का था, यहां आया और यहां रहा, यहां रह सकता था क्या? और रह भी गया तो क्या वो भारत से प्यार कर सकता था? भारत की मिट्टी तो अपन ने खाई है ना, उठा उठा के, और जो मिट्टी खाएगा वही मिट्टी से वतन से प्यार करेगा। वो तो क्या कहेगा, बेच दे रहे 2 लाख रुपए महीना, प्रतिनिधि रखेगा, 2 लाख रुपए महीना बेच दे। कोई एमएनसी कंपनी कोटा में खुलती है तो उसका मालिक थोड़ी नहीं आ रहेगा। अब वो 2 लाख रुपए के लिए वसूलेगा कितने? 4 लाख रुपए। कितने वसूलेगा? 4 लाख रुपए। और वो किससे वसूलेगा? गरीबों से। और सिकंदर लेने क्या आया था यहाँ? धन दौलत भूमि, और क्या चाहिए था उसको? एक और बात बताती हूँ तुम्हें, छोटी सी स्टोरी और है। सिकंदर भारत में आया, 19 महीने रहा, आत्र ज्वर भारत में आते इसको हो गया था, टाइफाइड, आत्र ज्वर, वो इसको भारत में आते हो गया। तबे तुम्हें सुधार ही नहीं। अपने यहाँ भारत में तुम जानते हो, गली गली में वैद घूमते हैं। अपन तो ऐसे हैं बच्चों, अस्पताल में जाएंगे ना तो सलाह दियाएंगे, देख तू ही डॉक्टर की मत मान, जैसे जुगाड़ कर तो तीन अंजीर खिला दे यूं खून बढ़ जा। अपन तो ऐसे भारत में गली गली में डॉक्टर वेद घूमते अपने पास। वो वेद थैला लेकर आया और आके कहता है डायरेक्ट चंद्रगुप्त मौर्य के उसके सिकंदर के खेमे में, और क्या कहता है, मैं इलाज करने आऊं। बोले तू है कौन जो मेरा इलाज करने आया है कौन मुझे ये तो बता। मैं वेदाचार्य। मैं कौन हूं? वेदाचार्य। बोले वेदा में ऐसे इलाज नहीं कर रहा हूं, जड़ी बूटियां लाया कूट कूट के, 4-5 तरह के सैनिक भेजे साथ में, जड़ी बूटी कूट के लाया, कूट के लाकर एक काढ़ा बनाया, काढ़ा बनाकर देने लगा। काढ़ा फेंक दिया यूं का यूं चंद्रगुप्त सिकंदर ने। दूसरा काढ़ा बना के लाया कि पहले तू पी के दिखा, मेरे को जहर दे दे। उसको पता नहीं जहर तो ऑलरेडी जा चुका है। काढ़ा भैया वो ठीक हो गया, ठीक हो गया तो दोनों की अच्छी वार्तालाप हो गई। वार्तालाप होते होते क्या कहता है, एक दिन किसी को एक पोचा पकड़ाओ पूरा सिर पकड़ने की कोशिश करेगा। वार्तालाप एक दिन क्या कहता है, या मैं समस्त विश्व को जीतना चाहता हूं, समस्त विश्व को जीतना मेरी इच्छा है, और मैं अजर अमर होना चाहता हूं, मैं मरना ही नहीं चाहता इस संसार से। कि ठीक है, अपने यहाँ तो बहुत गुणी लोग रहते, कि हिमालय के वहां पर चल जाना, एक पर्वत आएगा, पर्वत पे सैनिक और घोड़े को रोक देना, नीचे उतरना, नीचे उतरोगे तो नदी मिलेगी, और नदी आगे जाना, वहां एक मटका भरा मिलेगा, उस मटके को पानी में डालकर उसको पी लेना, पानी भर के पी लेना, और 3 बार पानी पी लेना, और तू अचार अमर हो जाएगा। सिकंदर से कहा। सिकंदर तड़के उठे, सुबह सुबह, सुबह कब वो है, आधी 5:30 बजे निकल गया निमंडम के, तबड़क 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 करके वहां पहुंच गए हिमालय में, हिमालय में पर्वत पे छोड़ दिए, और छोड़ने के बाद और वहां पर क्या किया, घोड़े सैनिक छोड़ दिए, पैदल चलने लगा, पैदल चलने लगा, नदी दिखाई दी, अमृत बरसने लगा। मिल गया मुझे तो खजाना। वहां पर कबूतर और कौवे थे, उन्होंने अपनी भाषा में काऊ काऊ करके बताया। जैसे ही वो पानी पीने लगा कि इस पानी को मत पीना, हमने भी पानी पिया। आज हम 100 साल से यही पड़े हुए हैं, आंखों से दिखता नहीं, पंखों से उड़ा जावे नहीं, भोजन भूख भावे नहीं, और मौत हमारी आवे नहीं। ये जिंदगी भी तभी अच्छी लगती जब समय के अनुसार जी जाए। जवानी जवानी में अच्छी लगेगी, बुढ़ारे में बुढ़ापा ही अच्छा लगेगा। तुम कहो मैं बुढ़ापे में भी 15 साल के बच्चे की तरह भागू तो तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ ही नहीं देगा। वो जर्जर अवस्था, जीर्ण शीर्ण उसे दिखाई दिया, और वो तड़प रहे मरने के लिए, पर मौत आवे नहीं। अभी तो जवानी है, तुम जी लोगे, कल से बुढ़ारा भी आएगा, तुम्हें आंखों से दिखेगा नहीं, पेट से तुम चल नहीं सकते, और तुम इस जिंदगी को जी के क्या करोगे? सिकंदर को उसकी बात समझ में आई, वो वापस लौट आया, और लौट आने के बाद उसने क्या किया, 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन इराक में सिकंदर की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी आंत्र ज्वर के कारण। बेबीलोन प्रसिद्ध है झूलते हुए बगीचों के लिए,
वहां पर उसकी मृत्यु हुई और वहां पर उसने सबको संदेश दिया कि जब मेरी मृत्यु हो जाए, मेरे हाथ खोल दिए जाए और मेरा चेहरा खाली, जैसे अपन चेहरा ढांक के ले जाते हैं, चेहरा उगाड़ कर ले जाया जाए, ताकि मैं समस्त विश्व को संदेश दे सकूं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। इस संसार में हम, इस संसार से हम कोई भी वस्तु ऊपर नहीं ले जा सकते, या जहां भी हम जाएंगे वहां पर दूसरी वस्तु नहीं ले जा सकते। जाएंगे तो क्या जाएंगे, हमारे अच्छे कर्म, सद्विचार, दूसरों की दान दया भाव हमारे साथ जाएंगे। और सिकंदर इस तरह धरती से क्या हुआ, विदा। सिकंदर भारत में कितने महीने रहा, सिकंदर भारत में रहा था 19 महीने। 2 लोगों से मुलाकात की थी, ऋषि मंडिनकौर और चंद्रगुप्त मौर्य, और व्यास नदी के किनारे यज्ञ किया था और बलि वेदियों का निर्माण करवाया था। योद्धे, मालव और कंठ जनजातियों ने सिकंदर को बहुत परेशान, 2 नगरों का निर्माण किया था। एक का नाम था निकैया, इसका सेनापति था नियारकस, तो उसके नाम पर निकैया। और एक इसका घोड़ा था, घोड़े का नाम था बहु कैफेला, और इसके नाम पर 2 नगरों की इसने स्थापना की थी। ठीक है, तो ये आपका सिकंदर। अब लिख लेते हैं सिकंदर को थोड़ा सा, चलो लिखना शुरू करो।